नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। जी, और इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों पर हम एक गहरी नजर डालेंगे। ये सवाल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। इस चैप्टर में लगभग 250 प्रश्न दिए गए, तो जाहिर है एक बार में तो ये हो नहीं पाएगा। हाँ, इसीलिए हम इसे कई भागों में देखेंगे, तो आज ये पहला भाग है। जी, और आज हम शुरुआती 30 सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध यानी 1757 के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? और विकल्प है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, कार्टियर या फिर रॉजर ड्रेक। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्लाइव होगा, पर सही उत्तर है रॉजर ड्रेक। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। प्लासी का नाम तो हमेशा क्लाइव से जुड़ा रहता है। हाँ, पर कहानी में एक मोड़ है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। उस समय आधिकारिक तौर पर कलकत्ता के प्रभारी रॉजर ड्रेक ही थे। तो फिर क्लाइव का नाम क्यों आता है? हुआ ये कि जब सिराजुद्दौला ने हमला किया तो ड्रेक डरकर फुल्टा द्वीप पर जाकर छिप गए। तो जो वास्तविक सैन्य नेतृत्व था वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में था। मतलब पद किसी और का, पर असली ताकत क्लाइव के पास थी। बिल्कुल। और इसी युद्ध ने, या कह सकते हैं इस षड्यंत्र ने, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब अगला सवाल। बंगाल में जब द्वैध शासन लागू हुआ 1765 में, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? विकल्प है रॉजर ड्रेक, वेंसीटार्ट, कार्टियर और रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, तो ये द्वैध शासन क्या था? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। देखिए, ये 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू हुआ। इसे दोहरा शासन भी कहते हैं। दोहरा शासन मतलब प्रशासन और राजस्व यानी टैक्स वसूलने का काम कंपनी के पास था, लेकिन शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास। अरे वाह, मतलब सारे अधिकार कंपनी के, पर कोई जवाबदेही नहीं। बिल्कुल। वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, लेकिन उत्तरदायित्व नवाब का था। और ये व्यवस्था बंगाल के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुई। और इसे खत्म किसने किया था? इसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है, अब आते हैं बक्सर के युद्ध पर। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तब बंगाल का गवर्नर कौन था? जी, विकल्प हैं रॉजर ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर या वेंसीटार्ट। इसका सही उत्तर है वेंसीटार्ट। अच्छा, तो बक्सर का युद्ध तो प्लासी से बहुत अलग था, है ना? हाँ, बहुत अलग। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये एक असली लड़ाई थी। इसमें तो 3 बड़ी ताकतें एक साथ थी अंग्रेजों के खिलाफ। जी, एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना थी और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना। अब फिर भी अंग्रेज जीत गए। हाँ, और ये एक निर्णायक जीत थी। इस जीत ने प्लासी की जीत पर मोहर लगा दी और भारत में ब्रिटिश सत्ता को असल में स्थापित कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब बंगाल में 1770 का भयानक अकाल पड़ा, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? विकल्प है रॉजर ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, वेंस्टार्ट और कर्टिये। उस समय गवर्नर थे कर्टिये। और ये अकाल बहुत भयानक था, सुना है? जी, बहुत। इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका एक बड़ा कारण कंपनी की शोषणकारी नीतियां और यही द्वैध शासन प्रणाली थी। मतलब अकाल के समय भी उन्होंने टैक्स लेना बंद नहीं किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने राजस्व वसूली में कोई कमी नहीं की। इस अकाल ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसका जिक्र कहीं मिलता है? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका जिक्र मिलता है। अच्छा, अब 5वां प्रश्न। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जी, विकल्प है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या इनमें से कोई नहीं। इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसने कूटनीति का इस्तेमाल किया और नवाब के सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ को अपनी तरफ मिला लिया। तो ये एक युद्ध से ज्यादा एक साजिश थी। सही कहा। नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा तो लड़ाई नहीं। इस जीत के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? विकल्प रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकूट। सही जवाब है हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध सैन्य बल पर जीता गया था, धोखे से नहीं। बिल्कुल। हेक्टर मुनरो एक बहुत ही कुशल सैन्य कमांडर था। इस युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बना दिया। और इसी जीत के बाद उन्हें दीवानी अधिकार मिले थे, है ना?
जी, इस जीत ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दिला दिया। अच्छा, तो अब ये बताइए कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? आपके विकल्प हैं 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक या 1760 से 1793 तक। ये चला 1765 से 1772 तक। तो इसकी शुरुआत क्लाइव ने की थी? हाँ, और इसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया। इस दौरान तो बंगाल में बहुत अराजकता फैली होगी। जी, अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर था। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने तो इस काल को डाकू राज्य तक कहा है। डाकू राज्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। हालात ही ऐसे थे। ठीक है, अगला सवाल। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। विकल्प है अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा। सबसे पहले इसे स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। ये सहायक संधि थी क्या असल में? देखिए, ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की एक बहुत ही चालाक नीति थी। कैसे? इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपनी रियासत में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च भी उन्हें ही उठाना पड़ता था। अच्छा, और बदले में? बदले में कंपनी उस राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा का वादा करती थी। साथ ही वो राज्य किसी और यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रख सकता था। मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता ही खो दी। बिल्कुल, वे पूरी तरह से ब्रिटिशों पर निर्भर हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसरॉय कौन था? ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है। विकल्प है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो ये गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में क्या फर्क है? देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। जी। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अच्छा। और तभी गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वॉइसरॉय थे। समझ गए। अब अगला सवाल। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? विकल्प है मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। ये थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये कब हुई थी? ये संधि 1792 में हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। इस संधि की शर्तें तो टीपू के लिए बहुत अपमानजनक थी, है ना? बहुत ज्यादा। इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। और युद्ध का हर्जाना भी? हाँ, एक बहुत बड़ी रकम। और जब तक वो हर्जाना नहीं चुका पाए, उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा था। ये तो बहुत ही कठोर था। खैर, अगला प्रश्न। राज्यक्षय, हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? जी। विकल्प है हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिक या डलहौजी। इसे डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। तो क्या थी ये हड़प नीति? लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। उसकी इस नीति के अनुसार अगर किसी शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। मतलब गोद लेने का अधिकार भी नहीं था? नहीं। और इसी नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी और नागपुर जैसी रियासतों का विलय किया गया। ये नीति तो 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक बनी होगी। बिल्कुल, ये एक प्रमुख कारण थी। ठीक है, अब सिख गुरुओं से जुड़ा एक सवाल। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोबिंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। जफरनामा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है विजय पत्र। ये पत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा था। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें उन्होंने मुगलों के अत्याचारों और अन्याय का वर्णन किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जी। विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिक। ये थे लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी ने सिर्फ हड़प नीति ही नहीं लागू की, कुछ अच्छे काम भी किए। हाँ, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1854 में हुई
और पहला डाक टिकट भी तभी जारी हुआ। और रेल लाइन भी उन्हीं के समय शुरू हुई थी। जी, पहली रेल लाइन और टेलीग्राफ लाइन, साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी उनके ही कार्यकाल में हुई। ठीक है, अगला सवाल, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने? जीवनी गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी थी। ये सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी? हाँ, उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में उन्हें मृत्यु दंड दिया था। ओह, वे सिख धर्म में पहले शहीद गुरु माने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? जी, विकल्प हराम, हरकिशन, गोविंद सिंह या तेग बहादुर? इसका प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित करना, ताकि वे मुगलों के अत्याचारों का सामना कर सकें। उन्होंने ही 5 ककार अनिवार्य किए थे: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। बिल्कुल। अगला सवाल, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव या कॉर्नवालिस? सिराजुद्दौला को क्लाइव ने पराजित किया था। ये तो प्लासी के युद्ध की बात हो रही है। जी, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। उसकी हार का मुख्य कारण उसके ही सेनापति मीर जाफर का विश्वासघात था। और युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का क्या हुआ? युद्ध के बाद मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? नाम है हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब, और फिर इनके कॉम्बिनेशन दिए गए। तो इसमें बंगाल के नवाब नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, सही क्रम है 1, 2 और 3, यानी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। बंगाल के नवाब क्यों नहीं? क्योंकि प्लासी और बक्सर के बाद बंगाल तो पहले से ही प्रभावी रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में था, उसे संधि की जरूरत ही नहीं थी। सही बात है। हैदराबाद पहला था 1798 में, फिर मैसूर 1799 में टीपू के हार के बाद, और अवध ने 1801 में हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगला सवाल सिख गुरुओं के सही कालक्रम के बारे में है। मैं एक ही ऑप्शन पढ़ती हूँ जो सही है। जी ठीक है। तो सही कालक्रम है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। जी ये बिल्कुल सही है। गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे, गुरु रामदास चौथे, गुरु अर्जुन देव पांचवें और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ठीक है, 19वां सवाल सुगौली की संधि जो 1816 में हुई वो किन के बीच संपन्न हुई थी? विकल्प है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, या अवध का नवाब और नेपाल। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ये किस युद्ध के बाद हुई थी? ये 1814 से 16 तक चले आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति पर हुई थी। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी संधि ने भारत और नेपाल के बीच जो आज की सीमा है उसका निर्धारण किया, और इसी के बाद गोरखाओं की ब्रिटिश सेना में भर्ती का रास्ता खुला। अच्छा, अगला सवाल टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? जी, मैसूर में, कूर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या वांडीवाश में? उनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ये तो उनकी राजधानी थी। हाँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। उन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता था। जी, टाइगर ऑफ मैसूर। वो अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए रॉकेट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। अगला प्रश्न हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? मैं सही वाला समूह बताती हूँ। ठीक है। झांसी, नागपुर व सतारा। जी ये सही है। सतारा 1848 में इस नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य था। और झांसी? झांसी का विलय 1853 में हुआ था, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने कड़ा विरोध किया, और नागपुर का 1854 में। ठीक है, 22वां सवाल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी या रिपन? इससे संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ठगों का दमन करने के लिए कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था। ये ठग
यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर देते थे। बेंटिक ने तो सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी, है ना? जी, 1829 में। इसीलिए उन्हें एक सुधारवादी गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, वोडियार कहाँ के शासक थे? जी, मैसूर रियासत, द्रावणकोर, विजयनगर या भाग्यनगर? वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान से पहले। हाँ, इस वंश ने 14वीं शताब्दी से भारत की स्वतंत्रता तक शासन किया। हैदर अली ने 18वीं शताब्दी में वोडियार शासक से सत्ता छीन ली थी। और टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने वोडियार वंश के एक बालक को फिर से गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है। 24वां सवाल, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? जी, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर या इनमें से कोई नहीं? उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। इसके बारे में कुछ खास? ये कावेरी नदी के एक द्वीप पर स्थित है और एक बहुत मजबूत किला था। यहीं पर टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। अच्छा जी, और वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। 25वां सवाल, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756 में, 1757 में, 1758 में या 1759 में? उसे 1757 ईस्वी में गवर्नर बनाया गया। ये तो प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद की बात है। जी बिल्कुल, वो 1757 से 1760 तक पहली बार गवर्नर रहा, फिर 1765 में आया दूसरी बार और 1767 तक रहा। और अपने दूसरे कार्यकाल में उसने द्वैत शासन लागू किया था। हाँ। अगला सवाल, और ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये अंतर बहुत जरूरी है। समझ गए। हाँ। अब अगला सवाल, द्वैव शासन नीति को किसने समाप्त किया था? जी, लॉर्ड माउंटबैटन, कर्जिन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन? इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। कब? 1772 में। उसने बंगाल का प्रशासन सीधे कंपनी के नियंत्रण में ले लिया और राजस्व वसूली के लिए कलेक्टरों की नियुक्ति की। ठीक है। 28वां प्रश्न, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। उनके बीच तो कई युद्ध हुए थे। 3 प्रमुख आंग्ल मराठा युद्ध हुए। मराठा 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की सबसे प्रमुख शक्ति थे। और तीसरे युद्ध के बाद उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। हाँ, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 में हुआ, उसके बाद मराठा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? मैं सीधा सही विकल्प पढ़ती हूँ। जी, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ये बिल्कुल सही है। इस युद्ध ने कंपनी को एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। और बंगाल का सारा पैसा उनके हाथ लग गया। हाँ, बंगाल के विशाल संसाधनों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया और इसी धन का उपयोग उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने और बाकी भारत को जीतने के लिए किया। तो ये एक निर्णायक मोड़ था। जी, भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत का निर्णायक मोड़। और अब आज का आखिरी सवाल, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? क्या वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे या भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहते थे? उनका मुख्य उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। तो वो हमारा भला नहीं चाहते थे। देखिए, उन्हें प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर क्लर्कों और निचले स्तर के अधिकारियों की जरूरत थी। और इंग्लैंड से लाना महंगा पड़ता। बिल्कुल, इसलिए वे एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो लॉर्ड मैकाले के शब्दों में रंग और खून से भारतीय हों, लेकिन स्वाद, विचार और बुद्धि से अंग्रेज हों। मतलब शिक्षा भी उनके लिए एक हथियार थी। हाँ, हालांकि इसी शिक्षा ने बाद में भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो विडंबना है। हाँ। तो आज के लिए हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थे आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं इस चर्चा के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार।